तो भाई देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने जो डिस्कशन किया था, ब्लड के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। ब्लड का कॉम्पोजिशन जो है वो हमने देख लिया था। ब्लड के दो कंपोनेंट है, लिक्विड पार्ट को क्या बोला था, प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना पोर्शन पार्ट बनाता है, 55%। और जो ब्लड का सॉलिड पार्ट है उसको हमने क्या बोला था, हाँ जी, सॉलिड पार्ट को क्या बोला था, ब्लड सेल। और ब्लड सेल्स कौन कौन सी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और ये हिस्सा कितना बनाता है, 45% पार्ट। अब देखो, इसमें अब हमें पहले प्लाज्मा डिस्कस करना है। प्लाज्मा की जब बात करेंगे तो प्लाज्मा में 90% पार्ट, कितना, 90 से 92% पोर्शन जो है वो बनाता है वाटर। क्या बनाता है, वाटर। 90 से 92%, कितना परसेंट, 90 से 92% पोर्शन प्लाज्मा का सिर्फ वाटर से बना हुआ है, ठीक है। बचा क्या, 8 to 10% इसमें प्रेजेंट होता है सोल्यूट। क्या प्रेजेंट होता है, सोल्यूट, है ना, जो उसमें डिसॉल्व रहता है, जो कुछ भी कंपोनेंट है। अब वो क्या है वो हम अब देखेंगे। अब ये जो ब्लड प्लाज्मा का सोल्यूट है, क्या क्या इसमें सोल्यूट के तरह डिसॉल्व रहता है वो देखो। सोल्यूट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, और ये कितना पोर्शन बनाता है, 8 to 10%। इसमें क्या क्या होता है वो देखो। इसमें प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक। जैसे मैं बात करूं प्लाज्मा प्रोटीन, क्या डिसॉल्व रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स। कुछ नाम लिख लो, एल्बुमिन एक प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ये प्लाज्मा में डिसॉल्व प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं, जिसमें से आपको कुछ के फंक्शन याद रखने हैं। जैसे ग्लोबुलिन ही हमारा बनाता है एंटीबॉडी। क्या बनाता है, एंटीबॉडी। आपने सुना होगा कि एंटीजन के लिए हमारा WBC एंटीबॉडी बनाता है, तो वो ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना होता है, हाँ। और प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये दोनों प्रोटीन हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। जब हमें कहीं इंजरी हो जाती है, उस इंजरी के बाद ब्लड फ्लो को क्लॉट करके रोका जाता है, उसमें ये प्रोटीन्स हेल्प करती हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होता है, फिर उसके बाद फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। पहले प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, वो हम ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे क्या होता है। लेकिन प्लाज्मा में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो समझ आ रहा है क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक। उसके बाद क्या होता है वो देखो। इसमें आपके न्यूट्रिएंट भी डिसॉल्व रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट की बात करें तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी इसी ब्लड प्लाज्मा में ही डिसॉल्व रहते हैं। ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में लिखते हैं। और इसमें डिसॉल्व रहता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम बात करेंगे किसकी, मिनरल आयंस की। क्या रहता है, मिनरल आयंस, है ना। क्या डिसॉल्व रहता है इसमें, मिनरल आयंस। जैसे सोडियम आयन, Na+, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, ऐसे बहुत सारे मिनरल आयंस हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये हमारा जो ब्लड प्लाज्मा में कहाँ बैठे, हाँ, नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारा इसी प्लाज्मा के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। इतना नोट डाउन करो आगे। फिर अब हम ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड,
ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिस्कस करने से पहले 2-3 पॉइंट्स आप ना पहले नोट कर, जैसे पहला पॉइंट लिखो नोट करके। नोट नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को बोला जाता है हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। क्या बोलेंगे? हीमोपोइसिस। और ब्लड का फॉर्मेशन जिस ऑर्गन में होता है, जो ऑर्गन ब्लड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, एंड दैट ऑर्गन इज टर्म्ड एज हीमोपोइटिक ऑर्गन। उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोपोइटिक ऑर्गन। हीमोपोइसिस अकर्स इन विच ऑर्गन कॉल्ड एज हीमोपोइटिक ऑर्गन। क्या कहा जाएगा? हीमोपोइटिक ऑर्गन। और ये हीमोपोइटिक ऑर्गन जो है ये आपसे पूछा जाता है बहुत। हीमोपोइटिक ऑर्गन चिल्ड्रन में या चाइल्डहुड में, जब हम बात करें चाइल्ड में क्या क्या होता है वो, बच्चों का हीमोपोइटिक ऑर्गन होता है स्प्लीन। क्या? स्प्लीन। एक ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। क्या होता है? थाइमस ग्लैंड। एक ऑर्गन है लीवर, ये भी हीमोपोइटिक होता है बच्चे में, बहुत इन्फेंट्स में। SPLEEN, स्प्लीन। जब हम एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट में हीमोपोइटिक ऑर्गन हो जाता है थाइमस ग्लैंड रहता है, और बोन मैरो, वो भी रेड बोन मैरो, ये हमारा हीमोपोइटिक ऑर्गन है ना। बोन मैरो नहीं होता क्योंकि वो अंडर डेवलपमेंट होता है बोन उनका, तो बोन मैरो नहीं होता। जैसे जैसे बोन मैरो बनने लगता है वैसे वैसे ये ऑर्गन्स नॉन फंक्शनल होने लगते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यही लिख रहा हूँ, थाइमस जो ग्लैंड है वो आपका थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट विद इंक्रीज ऑफ एज ऑफ इंडिविजुअल का एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये डीजेनरेट करता जाता है। तो मेन जो हमारा ब्लड फॉर्मेशन का ऑर्गन है दैट इज द बोन मैरो। क्या बचता है? बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या है? बोन मैरो सुनो, जो हमारी लार्ज बोन्स हैं, लार्ज बोन्स हैव अ कैविटी या hollow space that is filled with undifferentiated cells called bone marrow। और यही सेल हमारी फिर डिफरेंशिएट होकर अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स बनाती है। आरबीसी बनाएगी, डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट होएगी, या फिर प्लेटलेट्स में कन्वर्ट। यही बोन मैरो की जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं तो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल में कन्वर्ट। एक यहीं पे बोन मैरो के लिए ऐसे डायग्राम बना लेना। ये सिर्फ लार्ज बोन्स हैं उन्हीं के पास होता है, स्मॉल बोन्स में ये होलो कैविटी नहीं होती। जैसे आप ये सोचो फिंगर की बोन्स में या पाम की बोन्स में नहीं होगा, लेकिन ये जो लार्ज बोन्स हैं इधर आपकी है ना थाई की, इनमें होएगा। जो सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड कितना परसेंट पोर्शन बनाता है? ये 45%। और इस 45% में एक्चुअली 3 सेल्स हैं। कौन कौन सी? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। आरबीसीज का पूरा नाम तो पता है, क्या लिखोगे? रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसीज का व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स, है ना। ये कॉमन टर्म है, कोई ये बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये कॉमन टर्म है। बायोलॉजिकल टर्म लिखो, आरबीसी को बोला जाता है